आज देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर एग्जाम वनडे एग्जामिनेशन से प्रश्न नहीं बनते हैं, बहुत कम रेयर क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो लगभग कवर हो जाएंगे इसमें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं या फिर पीसीएस में भी क्वेश्चन बनते हैं और जो है आपके लोअर सबऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन बना करते हैं। वनडे में कंपैरेटिवली कम जो है इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। ये कौन सा टॉपिक है? ये है आपकी परियोजनाएं। तो नदी परियोजनाएं और जल विवाद। नदी परियोजनाएं अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे जो है ये परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं उनके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं और उसी उद्देश्य के आधार पर हम लोग उन परियोजनाओं का नाम रख देते हैं। कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिसमें कि जो आपके एक पर्टिकुलर काम कर रही हैं, जैसे मान लीजिए सिंचाई कर रही हैं तो हम लोग कहेंगे सिंचाई परियोजना है। अगर हम कहते हैं जल विद्युत का उत्पादन करती है तो जल विद्युत परियोजना हो जाती है। और अगर दो या दो से ज्यादा उद्देश्य से कोई परियोजना बनाई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कारण से भी बनाए जाते हैं और जो है आपके दो या दो से अधिक कारण अगर हुए तो वो बहुउद्देशीय परियोजना या जो है मल्टी प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। तो अब जैसे परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो परियोजनाओं जो इंडिया में बनी है उनके दो तीन मेन मकसद होते हैं। पहला मकसद क्या होता है? पेयजल उपलब्ध कराना, ड्रिंकिंग वाटर। तो नदियों के द्वारा हर जगह, हर शहर में, हर क्षेत्र में नदी नहीं बहती, तो हर क्षेत्र में हर जगह पे पानी कहां से उपलब्ध होगा, जल कहां से आएगा? इसलिए नदियों में नहरें बनाई जाती हैं और नहरें बना करके पानी को दूर तक छोड़ा जाता है। और ये नहरें दो पर्पस सॉल्व करती हैं। एक तो खेतों तक पानी लेकर के जाती हैं जो सिंचाई का काम करती हैं, इरिगेशन वर्क करती हैं, और दूसरा यही जो है पानी आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के थ्रू। तो पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर वहां पर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाए जाते हैं। तो जिस शहर में सप्लाई होनी होती है उस शहर में प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है, वो पानी को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है और फिर अपने शहर में चारों तरफ भेज देता है। ये एक प्रोसेस होता है कि पानी को जो है आपके एक तरह से प्यूरिफाई करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। फिर परियोजनाएं ऐसी भी होती हैं कि जैसे आपके तालाबों में जो है आपके एक तरह से जल को स्टोर करना। उसका पर्पस ये होता है कि तालाब में जैसे मत्स्य पालन भी होता है, फिश को जो है पाला जाता है, तो फिशरी प्रोडक्शंस को बढ़ावा देने के लिए जो है आपके मत्स्य पालन को जो है आपके एक तरह से बढ़ावा देने के लिए जो है आपके इस परियोजना को बनाया जाता है। फिर सिंचाई के अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे ज्यादा उद्देश्य जो होता है वो जल विद्युत बनाना। इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? ये इन्हीं परियोजनाओं से बनती है। और यही परियोजनाएं, यही प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, जब बिजली बनाते हैं तो उनको जल विद्युत परियोजना, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन क्या करता है, तो वो जो है आपके एक तरह से जल से विद्युत का उत्पादन करता है। जल से विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, एक आउटलाइन हम हल्का सा बता देते हैं आपको, क्योंकि ये अभी आप जब ऊर्जा टॉपिक पढ़ेंगे तो ऊर्जा टॉपिक में आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे, उसको इलैबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे, हम इलैबोरेट करके उसको पढ़ा देंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, नदी अगर बह रही है तो उसके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, और जब हम दीवार खड़ी कर देते हैं तो जल का स्तर बढ़ने लगता है, उठने लगता है। तो इसके मतलब हम किसको बढ़ा रहे हैं? ऊंचाई को, हाइट को। और जब हम हाइट बढ़ाते हैं तो इसके मतलब क्या हुआ? mgh आपने पढ़ा होगा, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा।
तो हम जब H को बढ़ाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जल के स्तर को हमने बढ़ा दिया तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गई, अपने आप पैदा हो गई हाइट होने से। इसी को क्या करते हैं, पतले पतले पेनस्टॉक से, पेनस्टॉक क्या होते हैं, पतले पतले पाइप होते हैं जिसमें आगे नोजल लगे होते हैं, इसी को बांध कहा जाता है, डैम। ये डैम होते हैं, बांध। पतले पतले नोजल होते हैं, पाइप होते हैं, फिर आगे नोजल लगा होता है तो तेज पानी बाहर की तरफ फेंकता है। और यहां पे होते हैं टरबाइन, ऐसे बड़े बड़े ऐसे पंखे होते हैं, टरबाइन। ये पानी आकर के ऐसे टरबाइन में पड़ता है, टरबाइन के ब्लेड में, और ये टरबाइन को घुमा देता है। अब ये टरबाइन गोल गोल घूमने लगती है। अब आपने देखा होगा जैसे जनरेटर हम लोग चलाते हैं, जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर का काम यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, घूमना। अगर कोई चीज घूम रही है तो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। और किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो जनरेटर को आप देखिए, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जनरेटर को पहले हम लोग स्टार्ट करने के लिए घुमाते हैं, और जब वो मूवमेंट ले लेता है तो उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो मोटर के सिद्धांत पे काम करने लगता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जनरेटर का सिद्धांत और फिर उसके बाद मोटर का सिद्धांत। जनरेटर का सिद्धांत क्या है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम अगर फ्लक्स में चेंज ले आते हैं, चेंज इन फ्लक्स, तो वो क्या करता है, वो बल उत्पन्न करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, और जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो रोटेशन प्रोवाइड करता है और कोई भी चीज घूमने लगती है। तो ये क्या है, ये एक तरह से आपके जब हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो जनरेटर हो गया। और जनरेटर का उल्टा मोटर करता है। मोटर क्या है, जैसे मान लीजिए फैन है, आपने इलेक्ट्रिक बटन दबाया और ये घूमने लगा, तो जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये घूमेगा, और जनरेटर उल्टा काम कर रहा है, जनरेटर जब घूमेगा तब इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो जनरेटर और मोटर का सिद्धांत जस्ट उल्टा होता है। यही क्या किया जाता है, जब टरबाइन, पानी, कोई पैसा नहीं लगा, कोई एनर्जी नहीं लगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी की धार से, फोर्स से, अब क्या है कि स्थितिज ऊर्जा जो बनी थी, अब ये तेज आने वाले जल की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं 12 mv², तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से ये टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन के एक्सेस पर बांध दिया जाता है जनरेटर को। तो जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर जहां घूमा उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, इस तरह से प्रोड्यूस की जाती है कि जल के स्तर को उठाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा बनाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फिर आपके पेनस्टॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं, नोजल आगे लगा होता है, तो तेजी से पानी आता है। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया। अब ये गतिज ऊर्जा टरबाइन को मूव कराने लगी, और जब टरबाइन मूव कर रही है तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों है, और जब दोनों आ गई तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये घूमने लगी, टरबाइन घूमने लगी, टरबाइन के एक्सेस पे हमने बांधा है जनरेटर को, तो जनरेटर घूमने लगा, जनरेटर घूमने लगा, तो इसी से विद्युत धारा जो है आपके उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो आपने बांध पढ़े होंगे, डैम्स। तो बांध क्यों बनाए जाते हैं, इसी तरह से जैसे अक्सर आपने देखा होगा बाढ़ जब आती है तो अक्सर बांध के पानी बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, तो खतरा हो जाता है इसको कि इस तरह की दीवार जो बांध बनाई जाती है तो बांध में बहुत ज्यादा पानी रोकेंगे ज्यादा समय तक तो बांध ही टूट जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब ज्यादा पानी होने लगता है तो धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है पानी, तो इसी वजह से बांध का पानी छोड़ दिया जाता है। तो अब नॉर्मल डेज में अपने आप पानी का स्तर एक तरफ ऊंचा होता है क्योंकि बांध रोक लेता है, तो पानी अपने आप उड़ जाता है। लेकिन जब बरसात होती है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव पानी आ जाता है और ये बहुत ज्यादा जो है पानी जाने लगता है, तो इसके लिए डेंजर पैदा हो जाता है बांध के लिए कि बांध टूट जाएगा। तो बांध को टूटने से बचाने के लिए पानी को छोड़ा जाता है, तो बीच बीच में टाइम टू टाइम आपके पानी को छोड़ा जाता है बांध से। तो एक तो बांध होता है डैम, और एक होता है अवरोधक बैरेज।
दोनों का फर्क समझ लीजिए। तो अब अवरोधक और बैरेज को अगर हम बात करें तो देखिए जैसे नदी है, नदी बह रही है, इस नदी पर पूरे में अगर हमने दीवार बना दी तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बांध, डैम। लेकिन पूरी नदी पर ना बना करके एक छोटे से हिस्से में हमने दीवार बना दी, बाकी नदी का पानी बह रहा है इधर, लेकिन कुछ पानी इधर से मुड़ गया। जब हम पूरी दीवार ना बना करके छोटी दीवार बनाते हैं और जिसकी वजह से कुछ पानी को डाइवर्ट करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अवरोधक, बैरेज। तो बैरेज का मुख्य कार्य क्या होता है, जल, नदी के जल को, रिवर के वाटर को का डायरेक्शन चेंज कर देना। अब जैसे मान लीजिए कि नदी यहां से जा रही है, कोई शहर यहां है या कोई गांव यहां है, यहां पे पानी नहीं है, वहां तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा, नहर के द्वारा। नहर में पानी कैसे आएगा, नहर हमने यहां से यहां बना दी है, लेकिन इस नहर में पानी कैसे आएगा, इस बैरेज से। बैरेज क्या करेगा, पानी, कुछ पानी का जो आपके क्षेत्र है वहां से पानी को मोड़ देगा, और पानी को मोड़ करके नहर में छोड़ दिया जाएगा, वहां तक पानी चला जाएगा। तो इस तरह से बैरेज का निर्माण किया जाता है। तो अवरोधक और जो आपके बांध होते हैं, दोनों में फर्क है। तो बांध क्या होते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पूरी पूरी नदी पर, नदी की चौड़ाई में बनाए जाते हैं। तो ये आपके बड़े जो है आपके ये होते हैं बांध। और बांध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जहां पानी रुकेगा तो वहीं पर क्या है, जल विद्युत उत्पादन भी होगा, वहीं से आसपास के रीजन में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर भी उपलब्ध कराया जाएगा, सिंचाई के लिए भी पानी भेजा जा सकता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना हो जाती है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिनको कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर यहां नहर में पानी को छोड़ना है तो इसके लिए बांध क्यों बनाएंगे, अननेसेसरी क्यों इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। तो अगर हमें सिर्फ नहर के लिए पानी छोड़ना है तो हम बांध ना यूज करके, जब एक ही पर्पस है तो अवरोधक बना देंगे छोटा सा, और इस अवरोधक को बना करके पानी को डाइवर्ट कर देंगे, कम कॉस्ट में बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। बांध का रखरखाव बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बांध पर सिर्फ पानी को डाइवर्ट करने के लिए बांध नहीं बनाए जाते, बांध को कई पर्पस से बनाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया, जल विद्युत उत्पादन जहां करना हो, पहला दूसरा जो है आपके एक तरह से पेयजल उपलब्ध कराना हो, वो सेकेंडरी हो जाते हैं सब। सिंचाई का पानी देना, और ये सिंचाई का पानी तो आप यहां से भी दे सकते हैं बैरेज से, पीने का पानी यहां से भी दे सकते हैं बैरेज से, लेकिन जल विद्युत का उत्पादन आप यहां नहीं कर पाएंगे बैरेज पे। तो बैरेज नहीं, डैम पर होता है वो। तो इसलिए डैम जो बनाए जाते हैं, बांध जो बनाए जाते हैं, उनके बेसिकली मोर देन वन जो है आपके एक तरह से उद्देश्य होते हैं, इसीलिए उनको बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। और अगर बहुउद्देशीय नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, ऐसी कंडीशन में ये परियोजनाएं आपके, ऐसी परियोजना होती है जो अलग अलग जगह पर जो है आपके पाई जाती है। और ये जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि जो बांध होते हैं, ये बांध नदियों पर हर उस जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर जल की आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता के मतलब, कहीं पर जो है आपके मान लीजिए सिंचाई का पानी बिल्कुल नहीं है, सूखा पड़ता है, कम बारिश हो रही है, नदी पर पूरी पूरी क्षेत्र डिपेंडेंट है, पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर बांध बनाना जरूरी हो गया। तो इसलिए बांध कभी कभी किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, स्कैर्सिटी होती है, जहां मजबूरन क्या है आपके पानी को रोकना पड़ता है और स्टोर करना पड़ता है। तो ये जो है आपके एक तरह से डिफरेंट जो है आपके पर्पस होते हैं। तो इंडिया में भी जैसे नदियां आपने पढ़ी, इन नदियों पर ढेर सारी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में से कुछ प्रमुख परियोजनाएं अगर हम लोग देखें तो कुछ प्रमुख छोटी छोटी परियोजनाएं अगर हम लोग देख लें तो ये है, जैसे कलपोंग परियोजना। कलपोंग परियोजना छोटी परियोजना है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आपके एक तरह से कलपोंग नामक नदी है, उस नदी पर जो है आपके परियोजना बनाई गई है, वहां पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है उससे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरे जो आपके ये है, वहां पर आपके एक तरह से जल विद्युत
उत्पादन जो है आपके होता है। इसी तरह से कारी परियोजना है। कारी परियोजना कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में भी पूरे जो जल विद्युत उत्पादन होता है कैसे होगा? तो ये कारी परियोजना से होता है। तो कारी नामक परियोजना है, कारी नदी है एक छोटी सी जो कि आपकी बहती है। तो जो द्वीप पर बहने वाली नदी होगी वो कितनी छोटी होगी? बहुत छोटी होती है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा जल नहीं होता। तो कारी परियोजना जो है बेसिकली समुद्र के जल का यूज करके आपके बनाया जाता है। तो कारी परियोजना के नाम से जानी जाती है परियोजना जो कि लक्षद्वीप में है। तो कल्पोंग परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और कारी परियोजना जो है आपके लक्षद्वीप में पाई जाती है। फिर होती है पेरियार परियोजना। पेरियार परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर स्थित है, कर्नाटक जो है आपके जो केरल राज्य में है। तो केरल राज्य में पेरियार नदी पर पाई जाने वाली ये परियोजना होती है जो कि, और पेरियार नदी पर जो है आपकी कई परियोजनाएं हैं। तो ये जो है आपके परियोजना होती है जो कि पेरियार नदी पर पाई जाती है, जिससे सिंचाई परियोजना भी आपके किया जाता है और जल विद्युत भी उत्पादन होता है पेरियार से। इदुक्की परियोजना भी केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। इदुक्की जल विद्युत परियोजना है। केरल राज्य में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन जो होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, वो आपके इदुक्की परियोजना से होता है। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इदुक्की परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो केरल राज्य में पाई जाने वाली ये परियोजना है जो कि पाई जाती है। उसी तरह से पंबा कक्की परियोजना भी केरल जो है आपके राज्य में है, और पेरियार की सहायक नदी है पंबा कक्की। तो पंबा कक्की जो आपकी नदियां हैं, पंबा अलग है, कक्की अलग है। तो पंबा कक्की नदी जो है आपके जहां पे मिलती है उन्हीं के संगम पर पंबा कक्की नामक जो है परियोजना की स्थापना की गई है, जो आपके इस क्षेत्र में पाई जाती है केरल में। और यहाँ पर भी ये जल विद्युत परियोजना होती है जो कि केरल राज्य में पाई जाती है। फिर शरावती परियोजना जिसको कहा जाता है, शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। शरावती नदी यहाँ पे है कर्नाटक राज्य में, जहां पे आपने पढ़ा था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात या जॉग फॉल जिसको कहा जाता है, या जो है गैरसोप्पा जलप्रपात वाटरफॉल के नाम से, 3 नाम से जाना जाता था। तो ये शरावती नदी है जहां पे शरावती परियोजना के नाम से जानी जाती है ये परियोजना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जो कि इन क्षेत्रों में स्थित है। तो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डीपली पूछा जाता है, वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो है आपके सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के आपके, या फिर जो है वनडे के किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत कम जो है इंपॉर्टेंट ये आपके चैप्टर होता है। खासतौर से पीसीसीएस में इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं और खूब प्रश्न बना करते हैं, और खासतौर से सिविल में तो आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें खूब बनते हैं, क्योंकि इस पे अक्सर क्या होता है, जहां जहां जल विवाद है उस जल विवाद में क्या होता है कि आपके एक तरह से कभी ना कभी कोर्ट का कोई नया डिसीजन आ गया या कुछ भी आ गया, तो इस तरह के कोर्ट के डिसीजंस पर खूब ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपके जो करंट बेस्ड होते हैं वो फ्रेम हो जाते हैं सिविल में। तो सिविल क्या करता है, क्वेश्चन ट्रेडिशनल नहीं देता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाएंगे कभी नहीं फंसेगा, लेकिन कभी भी सिविल में आप देखेंगे तो जो साल भर में जितनी भी चीजें हुई हैं, कहीं पर भी कुछ विवाद हुआ है, वाटर डिस्प्यूट्स हुए हैं, या किसी एक राज्य ने दूसरे राज्य का विरोध किया है, या कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया है, उसी पर प्रश्न मेनली बनता है। तो इसलिए जो है आपके ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जानकारी जरूरी है, बाकी जो करंट बेस्ड चीजें होती हैं उनको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो शरावती नदी जो है आपके शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली ये परियोजना होती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरह से चित्तर परियोजना, चित्तर हमने आपको बताया था भारत के दक्षिण में बहने वाली ये आपकी नदी है, दक्षिणतम नदी, ये तमिलनाडु राज्य में चित्तर परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो कि आपके चित्तर नदी पर स्थित होती है। चित्तर जल विद्युत परियोजना होती है जो कि पाई जाती है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना पारंबीकुलम अलियार परियोजना। तो पारंबीकुलम अलियार परियोजना जो आपकी होती है, ये जो है केरल तमिलनाडु राज्य के सम्मिलित सहयोग से ये परियोजना है जो वैगई नदी पर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना, खूब पूछी जाती है पारंबीकुलम अलियार परियोजना। तो पारंबीकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु और केरल राज्य के सम्मिलित सहयोग से स्थापित परियोजना है जो वैगई नदी पर पाई जाती है। और ये जो है इससे जो है प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य में जो है जल विद्युत उत्पादन होता है, और इसी से नहर निकाल करके जो है केरल राज्य में भी भेजा गया है। तो दोनों राज्यों को
कुछ ना कुछ इससे लाभ होता है और दोनों राज्यों के सम्मिलित सहयोग से बनने वाली यह परियोजना होती है जो वैगई नदी पर स्थापित है। तो ये पारंबिकुलम अलियार परियोजना कब अक्सर पूछ लेता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत की परियोजना। तो पारंबिकुलम अलियार परियोजना वैगई नदी पर स्थापित है केरल और तमिलनाडु राज्य के सम्मिलित सहयोग से। क्योंकि आपके ये प्रश्न आ चुके हैं, क्योंकि सिविल में पूछा गया था कि पारंबिकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्यों के सम्मिलित सहयोग से स्थापित परियोजना है, तो उसमें जो है, और क्योंकि सिविल जो होता है वो एक लाइन का प्रश्न नहीं पूछता। अब जैसे वो 4 स्टेटमेंट दे देता है और वो 4 स्टेटमेंट से कहता है 4 स्टेटमेंट में कौन सही कौन गलत है या कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी था। तो 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये था कि परम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है तमिलनाडु और केरल राज्य के सम्मिलित सहयोग से स्थापित होने वाली परियोजना है। इसी को पीसीएस ने बनाया प्रश्न, और पीसीएस ने प्रश्न क्या बनाया कि परम्बिकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्यों के सम्मिलित सहयोग से बनने वाली जो है स्थापित हुई परियोजना है। तो वो आपके आंसर क्या हो गया, आंसर जो है केरल और तमिलनाडु हो गया। तो इसमें कई 4 ऑप्शन दिए थे, केरल कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और केरल जो है आपके तमिलनाडु। तो इसमें केरल तमिलनाडु आंसर था। तो केरल तमिलनाडु सम्मिलित सहयोग से स्थापित होने वाली ये परियोजना होती है जो पारंबिकुलम अलियार परियोजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट होती है मंगलम परियोजना। मंगलम परियोजना जो है आपके इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये सिंचाई परियोजना है, कावेरी नदी पर पाई जाती है। अच्छा, कावेरी जो है बहुत विवादित नदी है दक्षिण भारत में। कावेरी की जैसे एक शाखा आपके केरल से भी गई है, कर्नाटक में भी इसका पानी है, तमिलनाडु में भी इसका पानी है और जो है पुदुचेरी में भी है। तो 4 जगह पर इसका पानी है, जिसकी वजह से आपके यहां पर अभी आप देखेंगे यहां पर जो है आपके एक तरह से जल विद्युत उत्पादन के लिए यहां पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो अब जैसे परियोजना में अगर देखें तो शिव समुद्रम परियोजना भी यही है कावेरी नदी पर, मैटूर परियोजना भी यहीं पर है और इसी तरह से पाईकारा परियोजना भी यहीं पर है। ये चारों परियोजनाएं जो हैं आपके, ये परियोजनाएं आपके यहां पर पाई जाती हैं। और ये जो आपकी परियोजना है इसको अगर हम लोग देखें तो ये परियोजना ऐसी परियोजना होती है जो ये चारों परियोजनाएं कावेरी नदी पर स्थित है। तो मंगलम परियोजना जो आपके पाई जाती है ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, मंगलम परियोजना के नाम से जानी जाती है। और कर्नाटक का भी सहयोग है इसमें, कर्नाटक के सम्मिलित सहयोग से जो है पाई जाती है। इसका जो है एक तरह से जल का विभाजन जो है आपके होता है, कुछ पोर्शन जो है कर्नाटक को मिलता है, कुछ तमिलनाडु को मिलता है। उसी तरह से शिव समुद्रम परियोजना ये कर्नाटक राज्य में स्थापित परियोजना है जो कि इसी कावेरी नदी पर स्थापित परियोजना होती है। और ये शिव समुद्रम परियोजना जिसको हम लोग कहते हैं ये भारत की स्थापित होने वाली पहली परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए शिव समुद्रम भारत की स्थापित होने वाली पहली परियोजना है जो कर्नाटक के शिव समुद्रम नामक स्थान पर कावेरी नदी पर जो है आपके स्थापित है। तो शिव समुद्रम भारत की पहली स्थापित होने वाली परियोजना है जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी, 1902 में। ये पहली बार जल विद्युत उत्पादन इसी परियोजना से हुआ इंडिया में। तो इंडिया में जो पहली बार जल विद्युत उत्पादन हुआ है वो इसी से हुआ है। जबकि भारत में पहली बार ऊर्जा का उत्पादन अगर कहा जाए कब हुआ है तो 1897 में हुआ है। तो 1897 में सबसे पहली बार ऊर्जा का उत्पादन किया गया, वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में किया गया था ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो वो पहली बार उत्पादन हुआ था 1897 में। लेकिन जल विद्युत उत्पादन में पहली बार उत्पादन जो किया गया है वो शिव समुद्रम परियोजना। तो भारत की पहली स्थापित होने वाली परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है जो कि इसी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। और पाईकारा परियोजना भारत की दूसरी स्थापित होने वाली परियोजना है। तो भारत की दूसरी स्थापित होने वाली परियोजना भी यहीं पर स्थित है। तो पहली परियोजना 1902 में और दूसरी परियोजना 1907 में स्थापित हुई और ये दोनों परियोजनाएं कावेरी नदी पर ही स्थापित है। और ये भारत की पहली और दूसरी स्थापित होने वाली परियोजनाएं हैं जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में स्थापित हुई। मैटूर परियोजना जो है आपके, ये भी जो है आपके कावेरी नदी पर स्थित कर्नाटक राज्य में स्थित जो है परियोजना है।
तो ये मैटूर परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो ये चारों परियोजनाएं अगर आप देखेंगे, मंगलम, शिव समुद्रम, पाइकारा और मैटूर, ये सभी परियोजनाएं कावेरी नदी पर स्थित हैं और खास तौर से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य के सहयोग से स्थापित हुई ये सब परियोजनाएं हैं। कृष्ण राज्य सागर परियोजना जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है और ये जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर कुंडा परियोजना होती है, ये भी जो है परियोजना है जो कि कृष्णा की सहायक नदी कुंडा पर स्थापित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री सलेम परियोजना, श्री सलेम परियोजना भी जो है आपके एक तरह से कृष्णा नदी पर स्थापित जो है आपके यहाँ पर परियोजना होती है जो कि पाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके जो परियोजनाएं होती हैं तो ये कर्नाटक, श्री सलेम कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में आपके जल जो है भेजा जाता है सिंचाई के लिए और मेनली जो है श्री सलेम परियोजना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी खूब पूछी जाती है। पापना राम परियोजना ये बहुत छोटी परियोजना है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी परियोजना है, छोटी जो है पापना राम नामक नदी पर जो है आपके स्थापित है। ये छोटी नदियां हैं जो कि नीचे पाई जाती हैं। बकिंगम नहर जो है ये इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपके पाई जाती है इस कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है आपके विजयवाड़ा क्षेत्र है कर्नाटक आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा क्षेत्र है उस जगह से जो है आपकी ये नहर निकाली गई है और मेनली जो है आपके काम क्या है कि विजयवाड़ा क्षेत्र से जो नहर निकाली गई है इस नहर से जो है आपके कनेक्ट किया गया है पेन्नार नदी को। तो कृष्णा नदी का जल पेन्नार नदी में छोड़ा जाता है, तो जिसकी क्योंकि पेन्नार नदी बहुत छोटी नदी है उसमें जल सूख जाता है तो आगे के क्षेत्र में सिंचाई के लिए या इस सब काम करने के लिए जो है बकिंगम नहर बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना हो जाती है जो आंध्र प्रदेश राज्य की होती है। फिर होती है तुंगभद्र परियोजना। तुंगभद्र क्या है? तुंग और भद्र ये दो नदियां हैं जो कि आपके कृष्णा की सहायक हैं और जो मिल करके आगे तुंगभद्र के नाम से बहती हैं। तो तुंगभद्र नामक नदियां हैं जो कि आपके एक तरह से बह करके कर्नाटक राज्य में आपके बहती हैं और ये आपके जाके कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। तुंगभद्र परियोजना तुंगभद्र नदी के संगम पर पाई जाने वाली परियोजना है। ये जल विद्युत परियोजना होती है जो कर्नाटक राज्य में स्थित परियोजना होती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। तो तुंग और भद्र नदी पर, तो तुंग और भद्र दो अलग अलग नदियां हैं, दोनों मिलकर के तुंगभद्र के नाम से बहती हैं और तब जाके कृष्णा नदी में मिलती हैं। तो ये तुंगभद्र परियोजना के नाम से जानी जाती है। फिर भद्र परियोजना जो है वो केवल भद्र नदी पर है, भद्र नदी पर पाई जाने वाली परियोजना जो कि आपके छोटी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना ये भी है और यहाँ से जो है आपके कुछ सिंचाई का पानी भी निकाला जाता है, नहरें छोटी छोटी हैं जो कि यहाँ से निकाली गई हैं। उसके अलावा यहीं पे अगर हम लोग देखें तो मालप्रभा और घाट प्रभा दोनों, तो मालप्रभा भी नदी इसी की सहायक नदी है, कृष्णा की छोटी सहायक नदी जो इसमें मिलती है कर्नाटक में, और घाट प्रभा नदी भी इसी में मिलती है। तो मालप्रभा नदी से मालप्रभा और घाट प्रभा नदी से घाट प्रभा नामक नहरें निकाली गई हैं आपके एक तरह से सिंचाई के लिए। तो इसलिए मालप्रभा और घाट प्रभा परियोजनाएं जो आपकी होती हैं वो आपके इसी जो है कृष्णा की सहायक नदी पर, मालप्रभा नदी पर मालप्रभा और घाटप्रभा नदी पर घाटप्रभा परियोजना है जो कि कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। कोयना परियोजना जो है ये क्योंकि जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में कोयना जल विद्युत परियोजना बनाई गई है जो कि आपके कृष्णा नदी पर जो है आपके बनाई गई है। तो ये महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में बनाई गई है, महाराष्ट्र से कर्नाटक राज्य में ये नदी आती है तब बहती है। तो कोयना जो परियोजना है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित परियोजना है। तो कोयना क्षेत्र है पूरा महाराष्ट्र में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है और ये जो है आपके एक तरह से कोयना जल विद्युत परियोजना इसी कोयना क्षेत्र में स्थापित परियोजना है। इसी तरह से भीमा और सीना ये दोनों नदियां भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भीमा और ये सीना ये दोनों नदियां हैं। तो भीमा और सीना नदियों पर भीमा जल विद्युत परियोजना और सीना जल विद्युत परियोजना ये दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि भीमा नदी पर भीमा जल विद्युत परियोजना और सीमा नदी पर सीमा जल विद्युत परियोजना के नाम से जानी जाती हैं। और ये परियोजनाएं जो हैं आपके एक तरह से ये भी कृष्णा की सहायक भीमा नदी और कृष्णा की सहायक सीना नदी पर स्थापित ये परियोजना हो।
तो भीमा परियोजना भीमा नदी पर और सीना परियोजना सीना नदी पर जो है आपके स्थापित परियोजना है, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर जानी जाती है। फिर अगर देखें तो नागार्जुन सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना होती है जो कि यहां पर पाई जाती है, और ये नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है। ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाने वाली ये परियोजना है जो नागार्जुन सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो ये परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि आंध्र प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में जो है आपके सिंचाई सुविधा जो उपलब्ध कराने वाली परियोजना है वही नागार्जुन सागर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है ये परियोजना जो कि पाई जाती है। खपोली परियोजना कृष्णा नदी जो है आपके एक तरह से यहाँ पे मंजरा नदी है जो कृष्णा की सहायक होती है, जो गुदा जो है आपके मंजरा नदी भी यहीं पर पाई जाती है। तो और जो आपके कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर जो है आपके इस परियोजना की स्थापना हुई, और ये आपके कृष्णा नदी पर ही पाई जाती है ये परियोजना, जिसको खपोली परियोजना कहते हैं। तो एक छोटी नदी है जो कृष्णा नदी में मिलती है, बहुत छोटी नदी है, इसे खपोली नदी कहते हैं। तो खपोली नदी क्योंकि नदी उसी नदी के नाम पर जो है नदी परियोजना का नाम बना है खपोली परियोजना। तो खपोली नदी पर खपोली परियोजना होती है जो कि पाई जाती है। फिर हुसैन सागर निजाम सागर परियोजना जो है ये भी इंपॉर्टेंट परियोजना होती है, जो कि आंध्र प्रदेश के जो है आपके हैदराबाद के क्षेत्र में लगभग जो है आपके निजाम सागर और हुसैन सागर दो आपके बांध बनाए गए हैं, और यहाँ बांध बना करके आपके नहरें निकाली गई हैं और ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो है आपके परियोजना हो जाती है जो कि इसमें पाई जाती है। तो निजाम सागर और हुसैन सागर परियोजना। पोचम पाड़ परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना ये भी है, और नागार्जुन सागर के बाद दूसरी भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जो है सिंचाई की दक्षिण भारत में। तो पोचम पाड़ परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि जो है आपके दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होती है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ये भी पाई जाती है। इंद्रावती परियोजना जो है इंद्रावती नदी पर है, गुजरात की जो आपकी गोदावरी है, गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी है, और इंद्रावती नदी पर जो है आपके ये परियोजना पाई जाती है जो कि जो है आपके इंद्रावती परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो ये इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है जो इंद्रावती नदी पर स्थापित है। मचकुंड परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट परियोजना हो जाती है। मचकुंड परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश जो गोदावरी नदी पर स्थित है, जो कि मचकुंड नदी पर यही इसी की सहायक एक मचकुंड नदी भी है। तो मचकुंड नदी पर मचकुंड परियोजना होती है, जो छोटी ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, नदियों के नाम हैं जिस पर उनकी परियोजनाएं जो है स्थापित हैं। तो ये सब सिविल में बहुत पूछा जाता है, छोटी परियोजनाएं जो होती हैं उन्हीं को पूछा जाता है ज्यादातर। हीराकुड परियोजना ये क्या है, ये आपको पता है कि ये सबसे बड़ी परियोजना है आपके उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में जो महानदी है, आपने पढ़ा था कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। तो उड़ीसा का शोक क्यों कहा जाता था? क्योंकि सौरो ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता था इस जो है महानदी को। महानदी के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, और बाढ़ की वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है आपके एक तरह से बहुत प्रभावित होता था, पूरा पूरा क्षेत्र बह जाता था। तो यहाँ पर हीराकुड नामक स्थान पर हीराकुड बांध बनाया गया, और हीराकुड जो बांध बनाया गया इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। लंबा, बड़ा नहीं, लेंथ वाइज भारत का सबसे लंबा बांध है, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध है। इतना बड़ा बांध पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट जो है आपके डैम है, जो कि 4801.2 मीटर लंबा है। तो 4801.2 मीटर लंबा जो है आप 4.8 किलोमीटर मान सकते हैं। तो 4.8 किलोमीटर लंबा जो है आपके पूरा बांध होता है। 4801.2 मीटर लंबा जो है आपके पूरा बांध होता है, जो कि आपके इस पे बनाया गया है हीराकुड पे, और जिसकी वजह से काफी कुछ जो है आपके जो बाढ़ होता है उस पर नियंत्रण पा लिया गया। तो इसीलिए ये बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुड परियोजना, और हीराकुड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो ये लेंथीएस्ट डैम इन द वर्ल्ड हीराकुड। तो हीराकुड जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो है आपके इंपॉर्टेंट परियोजना भी इसीलिए वजह से हो जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
हीराकुड परियोजना जो है आपके बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, दूसरा उद्देश्य प्रमुख रूप से उड़ीसा को बाढ़ से बचाना। तो बाढ़ से बचाने का मेन पर्पस से ये परियोजना स्थापित की गई है, जिसकी वजह से आपके एक तरह से काफी कुछ बाढ़ में नियंत्रण पाया गया। तो बाढ़ में नियंत्रण प्लस जल विद्युत परियोजना, ये दो इंपॉर्टेंट जो है आपकी वजह से इस परियोजना को स्थापित किया गया। इसीलिए ये बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, जो कि आपकी पाई जाती है महानदी नदी पर, जो आपके उड़ीसा राज्य में है। फिर होती है दामोदर घाटी परियोजना। यहां पे आपने पढ़ा था दामोदर नदी बहती है, और ये दामोदर नदी जो आपके एक तरह से पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊंचाई से निकल करके आती है, राजमहल पहाड़ियों के दक्षिण से निकल करके आती है और गहरी गहरी घाटी बनाती है और निचले भागों में आकर के बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है। पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र इससे डूब जाता है, और जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में एक तरह से ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा जो है आपके जल जो है भर जाता है इसकी वजह से। और ये जो है बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि आपके पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बाढ़ लाती है। तो बाढ़ का जो कारण है पश्चिम बंगाल में वो है दामोदर नदी, और दामोदर नदी पर बांध बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत गहरी गहरी संकरी घाटियों में बहती है, नैरो जो है आपके एक तरह से वैलीज में बहती है। अब उसमें बांध कैसे बनाया जाए? तो जिस तरह से दामोदर नदी है, वैसे ही यूएसए में एक नदी होती है जिसको कहते हैं टेनेसी नदी। टेनेसी नदी भी इसी तरह से है, संकरी घाटियों में। तो टेनेसी पर बहुत जुगाड़ लगा करके बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम या उस परियोजना का नाम है टीवीए परियोजना, टीवीए प्रोजेक्ट। टीवीए क्या है? टेनेसी वैली अथॉरिटी, जिसका पूरा नाम है। तो टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है आपके एक तरह से टेनेसी नदी पर जो है आपके एक तरह से आधारित जो है परियोजना है, जो कि टेनेसी नदी पर बनाई गई है। उसी के मूलभूत ढांचे पर, वही ढांचा लेकर के, वही स्ट्रक्चर लेकर के आपके दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई। इसलिए दामोदर घाटी परियोजना की दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जिसकी वजह से ये खूब पूछी जाती है। पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की टीवीए परियोजना पर आधारित है। तो सिविल में पूछा गया ये प्रश्न था कि टीवीए परियोजना पर आधारित कौन सी परियोजना है भारत की? तो दामोदर घाटी परियोजना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और दामोदर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ से बचाना, इसका भी उद्देश्य है। यहाँ पर दामोदर बांध जो बनाया गया है, ये बांध क्या करता है? पानी को रोकता है काफी हद तक, और धीरे धीरे करके पानी को छोड़ा जाता है, जिससे निचले भागों में बाढ़ बहुत ज्यादा ना आने पाए। तो दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, अगर आप देखें तो इसका जो है प्रश्न जो पूछा जाता है, एक तो ये कि आपके टीवीए परियोजना पर कौन सी आधारित है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो है आपके प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना। इसके मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत में पहली परियोजना कौन सी स्थापित हुई? तो भारत की पहली परियोजना 1902 में शिव समुद्रम हुई थी, 1902 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना ये 1947-48 में इसकी स्थापना की गई, और ये भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली परियोजना अगर पूछा जाए, इसीलिए ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जो है वो दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, दामोदर नदी पर। तो इसलिए ये दोनों वजहों से जो है आपके ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है। और दामोदर बांध बनने के बाद, जैसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, जैसे महानदी को कहते थे उड़ीसा का शोक, तो जो है आपके दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। तो अब क्या है, इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। बाढ़ का पानी जो है आपके काफी हद तक जो है आपके नियंत्रित कर लिया गया है। यहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा नहीं आता, और जिसकी वजह से अब जो है आपके एक तरह से बाढ़ पर नियंत्रण पाया गया। तो ये जो परियोजना होती है, ये इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजना है और बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना के नाम से जानी जाती है, जिसको दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है।
फिर यहीं पर अगर आप देखें तो सोन नदी है, सोन नदी पर हुगली नदी है, हुगली नदी की एक सहायक नदी मोर नदी है जो कि यहीं पर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और उसी मोर नदी पर एक परियोजना है जिसको मयूरक्षी परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो मयूरक्षी परियोजना, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था, मयूरक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित परियोजना है, तो वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो मयूरक्षी परियोजना हुगली की सहायक मोर नदी पर स्थापित परियोजना है जिसको मयूरक्षी जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो मयूरक्षी परियोजना जो है, अगर ये कहा जाए तो ये आपकी परियोजना होती है। फिर फरक्का अवरोधक, फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज क्या है? आपने पढ़ा था गंगा और यमुना नदी का जल जो है आपके एक तरह से आगे चला जाता है, ये चला जाता है बांग्लादेश में जाकर के गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और तब जाकर के यहां पर गिरती है बांग्लादेश में। अब गंगा नदी का जल पूरा जल चला गया, इसका उपयोग जो है आपके नहीं हो पाया। हुगली नदी जो है, हुगली नदी के किनारे यहां पर बसा है कोलकाता, और कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो समुद्र में नहीं बल्कि नदी पर स्थित है। भारत के जितने बंदरगाह हैं, लगभग 250 बंदरगाह हैं भारत में, 250 बंदरगाह में से एक भी नदी पर नहीं है, सब क्या है? समुद्र में है। लेकिन ये समुद्र से 30 किलोमीटर अंदर नदी पर बसा हुआ भारत का एकमात्र बंदरगाह है। तो भारत का एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर स्थापित है, हुगली नदी पर स्थापित है, वो है कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह पहले से ही, क्योंकि आपने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स आए, जो अंग्रेज आए, उन्होंने पहला अपना स्टेशन कहां बनाया था? वेस्ट बंगाल, क्योंकि पहला जो है बंगाल को उन्होंने कैप्चर किया। बंगाल जब कैप्चर किया, वेस्ट बंगाल कैप्चर किया, तो उन्होंने इसी पोर्ट को जो है आपके सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से बेस बनाया है, और यहीं से व्यापार या जहाज आते जाते थे। तो इसलिए ऐसे तो आपके कोस्टल रीजन सभी जगह पर, केरला के क्षेत्र से जहाज आते थे जाते थे, गोवा के क्षेत्र से आपके व्यापार होता था, तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि अंग्रेजों ने अपना जो निवास स्थल बनाया पहला, तो वो आपके वेस्ट बंगाल में था। तो वेस्ट बंगाल में जो है आपके एक तरह से जो हुगली नदी है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो होता क्या था कि हुगली नदी में पानी बहुत कम है, क्योंकि छोटी सी नदी है, तो इसमें पानी बहुत कम होता है। तो पानी की कमी होने की वजह से इस बंदरगाह में पानी ज्यादा नहीं होता, और जब बंदरगाह में पानी कम हो जाता है तो जहाज नहीं आ पाता, अंदर फंस जाता है कम जल होने की वजह से। इसलिए साल भर ये बंदरगाह काम नहीं कर पाता, जब पानी ज्यादा होता है तभी जो है ये काम कर पाता है। तो प्रॉब्लम होती थी इस बंदरगाह को वर्ष भर कार्यरत रखने में। इसीलिए भारत ने यह परियोजना बनाई कि गंगा नदी जहां से बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश का हिस्सा है, तो यहीं से पानी को मोड़ दिया जाए। अब मोड़ करके छोड़ दिया जाए किसमें? हुगली नदी में। तो गंगा नदी पर यहां पर जो आपके ये क्षेत्र है बांग्लादेश का क्षेत्र, तो बांग्लादेश से, क्योंकि जब कोई नदी अंतरराष्ट्रीय नदी होती है, अंतरराष्ट्रीय नदी मतलब नदी का जल अगर एक जगह से दूसरी, एक देश से दूसरे देश जा रहा है, तो जो आगे जाने वाला जो है आपके स्थान होता है वही अनुमति देता है पीछे वाले स्थान को। जैसे कावेरी में अगर आप देखेंगे तो कावेरी में विवाद क्या है? कर्नाटक ऊंचा बांध बना करके ज्यादातर जल रोक लेता है और पानी तमिलनाडु को कम मिलता है, और तमिलनाडु में पानी का काम है, तो इसलिए तमिलनाडु बार बार ये कहता है कि पानी कम रोको, बांध की ऊंचाई कम करो, लेकिन कर्नाटक बांध की ऊंचाई ज्यादा किए हुए है। इसी वजह से दोनों राज्यों में विवाद है। लेकिन ये ज्यादा ऊंचा बांध नहीं कर सकता अगर तमिलनाडु ने विरोध कर दिया। वही चीज होती है अंतरराष्ट्रीय नदियों में। अंतरराष्ट्रीय नदियों में अगर मान लीजिए कि पहले कहीं पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, अनुमति देगा बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते, ये नियम है। तो जो गंगा नदी थी, ये गंगा नदी बांग्लादेश जा रही थी, तो भारत ने बांग्लादेश से अनुमति ली
कि हम अपने यहां फरक्का अवरोधक बनाने जा रहे हैं, अर्थात पानी रोकने जा रहे हैं, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? तो बांग्लादेश ने हरी झंडी दे दिया कि नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बनाइए। तो बांग्लादेश ने अनुमति दिया और जिसकी वजह से यहां पे फरक्का अवरोधक बनाया गया। तो गंगा नदी का जल पे, तो जो नदी अवरोधक हमने आपको बताया था कि नदी जा रही है, इसमें एक जो है आपके दीवार बना दी गई जिससे कि पानी डाइवर्ट हो गया। तो फरक्का नामक स्थान से, ये फरक्का नामक स्थान से एक अवरोधक बनाया गया और अवरोधक से नहर निकाल करके पानी को डाल दिया गया हुगली में। अब हुगली नदी में, अब गंगा नदी का जल आता है गंगा में और प्लस जो है चला जाता है हुगली में और कोलकाता होते हुए और तब जाकर के यहां पर गिरता है। इसीलिए कहा जाता है कोलकाता में गंगा बहती है। अक्सर कहा जाता है ना कोलकाता में गंगा बहती है। कैसे? कहीं कोलकाता गंगा जाती है? नहीं जाती। लेकिन फरक्का अवरोधक से जो पानी छोड़ा जा रहा है गंगा का, वो गंगा का पानी जो है आपके इस हुगली नदी से होता हुआ कोलकाता होता हुआ अब जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो फरक्का अवरोधक के कारण गंगा नदी का जल पहुंच रहा है यहां पे। तो फरक्का अवरोधक को बनाया किस उद्देश्य से गया कि यहां पे पानी को रोका जाएगा और रोक करके डाइवर्ट कर दिया जाएगा और जिसकी वजह से कोलकाता बंदरगाह वर्ष भर कार्यरत रहे। तो वर्ष भर कार्यरत रखने के लिए फरक्का अवरोधक को बनाया गया। सिविल में प्रश्न पूछा गया था। सिविल में प्रश्न क्या पूछा गया था? फरक्का अवरोधक का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ है? उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य खाली क्या था? कोलकाता बंदरगाह को वर्ष भर कार्यरत रखने के लिए, क्योंकि हुगली नदी में पानी जब होगा पूरी तरह से तभी वर्ष भर कार्यरत रहेगी। तो इसलिए कोलकाता बंदरगाह को वर्ष भर कार्यरत रखने के लिए फरक्का अवरोधक को बनाया गया, जहां से पानी को डाइवर्ट करके गंगा नदी के जल को हुगली नदी में छोड़ा जाता है। तो ये जो है आपके प्रमुख कार्य होता है। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ गया। एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ गया? एडवर्स इफेक्ट ये पड़ गया, जब अवरोधक आप बना देते, पहले तो पानी सीधी सीधी चला जाता था बांग्लादेश, कोई रुकावट नहीं थी, तो पानी रुकता नहीं था पीछे। अवरोधक बनने की वजह से पानी धीरे धीरे छोड़ा जाता है, तो यहां पे रुकावट हो गई और जिसकी वजह से पीछे पानी रुकने लगा। और पानी जब पीछे रुकने लगा तो सबसे पहली चीज क्या है? बिहार में जो बाढ़ आती है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? अवरोधक का बनना। इसीलिए बिहार के बहुत सारे एमपी एमएलए कभी कभी जो है इस चीज को जो है आपके एक तरह से पार्लियामेंट में उठाते हैं कि अवरोधक के निर्माण में जो है अवरोधक जो बना है वहां पे पानी ज्यादा ना रोका जाए, वहां पर जो है तेज पानी को जो है बहाया जाए, जिससे कि जो पीछे फंसी हुई नदियां हैं, नदियों में पानी भरा रहता है, नदी का पानी आगे बढ़ ही नहीं पाता। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि अवरोधक यहां पर काम कर रहा है। अवरोधक जो है पानी को रोके हुए। तो पानी को रोकने का काम अवरोधक बनाया गया। लाभ हुआ भारत को। लाभ यह हुआ कि आपके कोलकाता बंदरगाह कार्यरत हो गया, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो गया, एक गलत प्रभाव क्या पड़ गया कि पीछे के राज्य बाढ़ में डूबे होते हैं। तो बिहार और ईस्टर्न यूपी में जो बाढ़ आती है वो क्यों आती है? वो इसी के बन जाने की वजह से। और फरक्का अवरोधक की, अब जैसे पीसेस में प्रश्न पूछा गया था इसी फरक्का अवरोधक पर कि फरक्का अवरोधक की क्षमता कितनी है, तो फरक्का अवरोधक की क्षमता है 40,000 क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक इकाई होती है जिसमें कि किसी बांध की क्षमता को नापा जाता है। क्यूसेक क्या है? क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक मेट्रिक टन पर सेकेंड, को शॉर्ट में कह देते हैं क्यूसेक। तो क्यूसेक एक इकाई है कि इतने क्यूबिक मेट्रिक टन पर सेकंड पानी बह रहा है। तो 40,000 क्यूसेक क्षमता है आपके फरक्का अवरोधक की, जो कि आपके पानी को इधर की तरफ छोड़ता है। तो जिसकी वजह से बैकलॉग होने की वजह से पानी का बैकलॉग हो जाता है, पानी फंसा रहता है, पीछे रुका रहता है, और रुकने की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक समय तक बाढ़ रहती है। तो बाढ़ अब ज्यादा क्यों आने लगी, या बाढ़ हर साल क्यों आती है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में? फरक्का अवरोधक के निर्माण के बाद से। जब से फरक्का अवरोधक का निर्माण हुआ है तब से बाढ़ हमेशा आएगी। अब आएगी ही, वजह यह है कि पानी रुकता है, वहां पे रोका जाता है, तो जिसकी वजह से तेज फ्लो नहीं होता और जिसकी वजह से बाढ़ का एक सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है।
तो ये जो है फरक्का अवरोधक जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फरक्का अवरोधक का निर्माण क्यों किया गया, तो ये कोलकाता बंदरगाह को वर्ष भर कार्यरत रखने के लिए जो है आपके फरक्का अवरोधक का निर्माण किया गया। फिर टाटा जल विद्युत परियोजना, ये जो है आपके एक तरह से टाटा के जो है आपके द्वारा बनाई गई परियोजना है और ये क्षेत्र में पाई जाने वाली परियोजना है जो कि गुजरात के में आपके पाई जाती है, टाटा परियोजना के नाम से जानी जाती है। उकई परियोजना भी गुजरात के क्षेत्र में ही जो है आपके पाई जाती है, जो ताप्ती नदी पर स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना जो कि उकई परियोजना। और काकरापार, उकई और काकरापार बहुत पूछी जाती है परियोजना जो कि आपके आती है। अगर आप देखेंगे तो पीसीएस में और सिविल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 4 बांध का नाम दे दिया, 4 राज्य दे दिया, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करिए में जो है आपके लिस्ट ए लिस्ट बी दिया हुआ है और आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आता है। तो उसमें ये सब परियोजना बहुत पूछी जाती है। काकरापार, उकई परियोजना ये कई बार आ चुकी। तो उकई परियोजना और काकरापार परियोजना दोनों जो है ताप्ती नदी पर स्थित गुजरात राज्य में स्थित जो है आपके परियोजना होती है जो कि पाई जाती है। फिर इसी तरह से तवा परियोजना भी यहीं पर इंपॉर्टेंट जो है आपके एक तरह से नदी है, तवा नदी पर स्थित है जो कि नर्मदा की सहायक नदी तवा है, वहां पर परियोजना होती है तवा परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कि आपके मध्य प्रदेश और जो है आपके गुजरात राज्य के सम्मिलित सहयोग से बनी हुई परियोजना है। ये नर्मदा घाटी परियोजना की अगर आप बात करें तो नर्मदा घाटी परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है और इस पे बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। इसमें 39 जो है आपके एक तरह से बड़े बांध हैं, 39 पूरी परियोजना में 39 बड़े बांध हैं, 39 हैं, 150 लगभग जो है ऑन एन एवरेज जो है मध्यम बांध है, 300 से ज्यादा छोटे बांध हैं। भारत में सबसे बड़ी परियोजना यही है, बड़ी परियोजना इन द सेंस कि सर्वाधिक बांध बनाने वाली, सबसे ज्यादा बांध इसी नर्मदा नदी पे हैं। तो इसी नर्मदा नदी पर जो है आपके बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि जब भूकंप आया था गुजरात में तो उस समय ये हुआ था कि इतना ज्यादा बांध ना बनाया जाए, क्योंकि ये बांध के ज्यादा बनने की वजह से भी अस्थिरता होती है और ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसा ना हो कि बांध भूकंप की वजह से बांध टूट जाए, पूरा पूरा जो है क्षेत्र बह जाएगा। तो यहाँ पर 39 बड़े बांध जो है आपके पाए जाते हैं और 300 लगभग छोटे बांध हैं जो कि पाए जाते हैं। तो 39 बड़े बांध में इसमें सबसे बड़ा बांध जो है सरदार सरोवर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। सरदार सरोवर बांध जो कि आपके यहाँ पर पाया जाता है गुजरात के क्षेत्र में, गुजरात मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, सम्मिलित सहयोग से बनने वाली परियोजना जो कि आपके होती है। तो ये जो है सरदार सरोवर बांध जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना होती है, वो बहुत बड़ा बांध है जो कि पाया जाता है और उसकी वजह से पूरे गुजरात में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। गुजरात का अधिकांश भाग में जो जल विद्युत उत्पादन हो रहा है वो सरदार सरोवर बांध की वजह से, और गुजरात के बहुत सारे क्षेत्र में सिंचाई भी यही करवाता है। और जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से इसे गुजरात की लाइफलाइन कहते हैं, लाइफलाइन ऑफ गुजरात जिसको कहा जाता है, तो सरदार सरोवर बांध को कहा जाता है। तो सरदार सरोवर बांध जो है आपके इंपॉर्टेंट बांध हो जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। तो इसलिए बहुत पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध किस परियोजना का बांध है, तो नर्मदा घाटी परियोजना का बांध होता है, जो नर्मदा घाटी परियोजना में जो है आपके बड़ा बांध के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए नर्मदा घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कि आपके गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है और जिसकी वजह से गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, क्योंकि बांध मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, और जो है कुछ जगह पर कुछ सहयोग से राजस्थान का भी सहयोग है इसमें जो है इस परियोजना में, क्योंकि इससे जो उत्पादन जल विद्युत का होता है वो राजस्थान को भी दिया जाता है कुछ मात्रा में जल। तो एक तरह से मुख्य रूप से जो है कोलैबोरेशन है वो आपका मध्य प्रदेश और गुजरात का है, लेकिन कुछ बांधों में या कुछ जो है आपके एक तरह से परियोजना में जो है आपके राजस्थान का भी सहयोग है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सम्मिलित सहयोग से स्थापित होने वाली ये परियोजना है जो कि जो है आपके गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो है आपकी परियोजना हो जाती है जिसको नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है।
तो इसमें बहुत सारे लोग जो है आपके जैसे जो है अरुंधति रॉय थी, बाबा आमटे थे, ये सब उन्होंने सबने बहुत पहले विरोध किया था, बहुत पुरानी बात है। तो ये जो है आपके एक तरह से विरोध किया था, इतना बांध नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए वजह से जो है आपके बहुत सारा विरोध हुआ था इस पे, और बहुत जो है आपके काफी दिन ये विरोध चला था। फिर आपकी होती है माही बजाज परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना माही बजाज परियोजना, और ये भारत की एकमात्र ऐसी परियोजना है जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सम्मिलित सहयोग से बनी हुई है, जहां पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के सहयोग से। कौन कौन निजी क्षेत्र में क्या है? बजाज ग्रुप और गुजरात राज्य, इन दोनों के सम्मिलित सहयोग से बनी हुई परियोजना है माही बजाज परियोजना, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो माही नदी पर है और बजाज के कोलैबोरेशन से है, जो है गुजरात राज्य, गुजरात सरकार और बजाज का कोलैबोरेशन है, तो इसीलिए इसको माही बजाज परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो भारत की एकमात्र परियोजना जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सम्मिलित सहयोग से स्थापित अगर कहा जाए तो वो आपकी माही बजाज परियोजना हो जाएगी, जो कि आपके गुजरात के क्षेत्र में स्थित है, और ये गुजरात और बजाज जो ग्रुप के सम्मिलित सहयोग से स्थापित होने वाली ये परियोजना हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जो कि खासतौर से गुजरात में अगर आप देखें तो गुजरात में उकई, काकरापार, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध जो है आपके एक तरह से लाइफलाइन ही है गुजरात की, गुजरात में। इसीलिए देखिए गुजरात का डेवलपमेंट क्यों है, वजह यह है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर लगी हुई, जो खासतौर से जलविद्युत परियोजना जो है आपके एक तरह से 3 परियोजनाएं तो बहुत ही बड़ी हैं, उकई परियोजना, काकरापार परियोजना और आपकी नर्मदा जो है आपकी घाटी परियोजना। तो ये 3 परियोजना बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं, और क्योंकि नर्मदा घाटी परियोजना तो खैर बहुत बड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश और पूरे मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र में आपके जल विद्युत उत्पादन कर रही है, गुजरात में पूरी पूर्ति करती है जल विद्युत उत्पादन की, और इसी वजह से इसको गुजरात की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात की लाइफलाइन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर देखिए होती है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना होती है, जो कि आपके गंगा की सहायक सोन नदी पर जो है रिहंद के क्षेत्र में, सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, रिहंद नदी पर जो है आपके स्थापित है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन आप देखते हैं जो जल विद्युत उत्पादन होता है, ये बहुत बड़ा जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्र है रिहंद बांध परियोजना। और रिहंद बांध परियोजना का एक और नाम है सरदार वल्लभ पंत परियोजना, तो इसी को सरदार वल्लभ पंत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ पंत परियोजना किसका नाम है, तो सरदार वल्लभ पंत परियोजना इसी का नाम है, जो कि आपके इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद क्या है? रिहंद बांध जो है आपके एक तरह से रिहंद नदी है, जो कि सोन की सहायक नदी होती है, और ये जो है आपके इंपॉर्टेंट परियोजना हो जाती है, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है। सोन नदी पर ही वान सागर परियोजना है, वान सागर परियोजना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होती है सोन नदी पर। तो वान सागर परियोजना, तो सोन नदी पर जो गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है। तो गंगा की सहायक सोन है, सोन की सहायक रिहंद है। तो रिहंद नदी पर जो है रिहंद बांध परियोजना है, जिसको सरदार वल्लभ पंत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और वान सागर परियोजना जो है आपके सोन नदी पर स्थापित है। महात्मा गांधी सेतु जो है आपके एक तरह से पटना में, जहां पे सोन नदी मिलती है गंगा नदी से, तो महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है ये परियोजना। और ये महात्मा गांधी परियोजना सेतु जो है ये भारत का सबसे बड़ा सेतु है, भारत का सबसे बड़ा सेतु, ब्रिज, ये सबसे बड़ा ब्रिज है, महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के नाम से 3 चीजें हैं बड़ी। एक तो महात्मा गांधी जलप्रपात, जो आपने पढ़ा था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसको जॉग फॉल, महात्मा गांधी जलप्रपात, और या फिर गैरसोप्पा के नाम से जाना गया था। तो एक तो महात्मा गांधी के नाम से ये है। दूसरा, महात्मा गांधी के नाम से आपके एक तरह से यहाँ पर परियोजना में जो है आपके एक तरह से महात्मा गांधी सेतु है, जो कि पटना में है। और एक अभी आप पढ़ेंगे चंबल में, जब चंबल घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो वहां पर गांधी जो है बांध है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है।